हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी आपकी इल्तुतमिश की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, इक्तदारी सिस्टम, तंका, जट्टल। तो इन चार कोड के बेसिस पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों बेसिकली आपकी इल्तुतमिश की ही कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो इल्तुतमिश ने काफी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इक्ताज हो गया या जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हो गया, जो पूरी करेंसी सिस्टम है वो मेंटेन रहे। तो इसी के लिए उन्होंने दो बेसिक कॉइन्स इशू किए थे। बेसिकली एक था आपका सिल्वर कॉइन जिसे तंका कहते थे, और एक था आपका कॉपर कॉइन जिसे जिट्टल कहा जाता था। तो इसी के चलते ताकि एक अच्छा कंट्रोल रहे उनके कॉन्कर्ड एरियाज में, तो इल्तुतमिश ने इक्ताज ग्रांट करने शुरू किए थे। ठीक है जी, मतलब एक तरीके की लैंड असाइनमेंट्स होती थी इन लिeu ऑफ कैश सैलरीज टू हिज टर्किश ऑफिसर्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो बेसिकली जो इसमें रेसिपिएंट्स होते थे आपके इक्ताज के, उन्हें इक्तदार्स कहा जाता था। तो ये क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कौन सी जगह का, जो की टेरिटरीज उनके अंडर इल्तुतमिश द्वारा ग्रांट की जाती थी। ठीक है जी, और इसी लैंड रेवेन्यू से जो वो वहां से इकट्ठा करते थे, उन्हें अपना आर्म्ड फोर्सेस है उनकी मेंटेनेंस भी करनी होती थी, एक तरीके से लॉ भी वहां इन्फोर्स करना होता था। ठीक है जी, और जो अपने उनके खुद के एक्सपेंसेस होते थे वो भी यहाँ से इन्हीं लैंड रेवेन्यू से वो पूरे करते थे। ठीक है जी, तो इल्तुतमिश ने रियलाइज की जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी है दोआब रीजन की, और जो इक्तास थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन दिस रीजन, और इसी के चलते दिस सिक्योर्ड फॉर इल्तुतमिश द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रीजन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है जी, तो ये बेसिक डिटेल्स से आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर कीजिए इन सभी चीजों को, सवार, दोस्पा, जत, मनसबदारी सिस्टम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये अकबर द्वारा कौन कौन से इनमें से इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है जी, तो उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर चार कोड्स मेंशन किए गए हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, सवार, जत और मनसिबदारी। ये तीनों ही आपके अकबर द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि काफी कंट्रोवर्सी है कि जो आपका मनसबदारी सिस्टम है कि कब ये स्टार्ट हुआ था प्रिसाइसली, बट जो अभी हमारे पास अवेलेबल एविडेंस है उसके हिसाब से यही लगता है कि आपका अकबर द्वारा ही इनिशिएट किया गया था 1577 में। और इसी के साथ अकबर ने बाकी रेवेन्यू सिस्टम भी रिफॉर्म किए थे, और उसी के चलते दो नए कॉन्सेप्ट्स वहां पर लाए थे, जत और सवार। ठीक है जी, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है, आपने अपनी हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर किए होंगे। साथ के साथ जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था आपका एक सिस्टम, जहां पर जो सिलेक्टेड नोबल्स होते थे दे कुड बी अलाउड टू मेंटेन द लार्जर कोटाज ऑफ द ट्रूपर्स विदाउट रेजिंग देयर जत रैंक। ठीक है जी, यहाँ पे स्पेस होगा, और ये जो सिस्टम था इसे ही दुअस्पा कहा जाता था, एक अ ट्रूपर विद 2 हॉर्सेस, या फिर सियस्पा, अ ट्रूपर विद 3 हॉर्सेस सिस्टम। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके जहांगीर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बात हो रही है कि इनमें से कौन से आपके इवेंट्स थे जिसके चलते जो लॉर्ड रिपन थे, ही गॉट टोटली डिसइल्यूजन्ड एंड हार्ट ब्रोकन, एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और इंग्लैंड के लिए इंडिया से निकल गए थे। तो पहली ऑप्शन में कह रहे हैं पैसेज ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, सेकंड में कह रहे हैं इल्बर्ट बिल पैसेज, थर्ड में कह रहे हैं नॉन पैसेज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, और फोर्थ में कह रहे हैं विलियम हंटर कमीशन कंट्रोवर्सी। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से परफेक्ट रीजन है जिसके चलते लॉर्ड रिपन भाई साहब अपना रेजिग्नेशन देने के बाद इंग्लैंड के लिए निकल लिए थे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है इल्बर्ट बिल पैसेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, तो बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉ क्या था कि उसके आधार पर ये लिखा गया था कि कोई भी यूरोपियन अगर उन्हें ट्राई करना है, मतलब कोर्ट में अगर कन्विक्ट करना है, तो वो सिर्फ यूरोपियन जज या फिर यूरोपियन मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन देखी गई कि काफी अनजस्ट है, और जितने भी हमारे इंडियन बॉर्न मेंबर्स हैं जो कि जुडिशरी के मेंबर्स हैं, बेसिकली उनके लिए एक तरीके की डिस्क्रेडिट और डिसऑनर वाली फीलिंग थी। ठीक है जी, तो इसमें क्या किया, सीपी इल्बर्ट जो हमारे लॉ मेंबर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बिल 1883 में, ताकि अबॉलिश की जा सके ये डिस्क्रिमिनेशन जो कि जुडिशरी में प्रेवलेंट थी उस दौरान। बट उसके बाद जो यूरोपियंस थे उन्होंने तो बहुत
ज्यादा अपोज किया इस बिल का, बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज किया कि वो ये चीज नहीं होने देंगे, और इसके लिए उन्होंने एक फंड भी इकट्ठा कर लिया ऑफ अराउंड 1,50,000 रुपीज, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश कर ली कॉल्ड द डिफेंस एसोसिएशन। और उन्होंने सजेस्ट किया कि इट वॉज बेटर टू एंड इंग्लिश रूल इन इंडिया देन टू अलाउ द इंग्लिश टू बी सब्जेक्टेड टू इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। और ये इशू आपका इतना रेज हो गया कि जो ब्रिटिश की जो प्रेस थी, इंग्लैंड में जो प्रेस थी, उन्होंने भी इस इशू को ज्वाइन कर लिया, और इसीलिए रिपन भाई साहब को ये बिल फाइनली अमेंड करना पड़ा, ताकि जितनी भी जनता, इंग्लिश जो जनता थी इंडिया और इंग्लैंड में, उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। और इसी बिल की कंट्रोवर्सी के चलते जो हमारी कॉज ऑफ नेशनलिज्म है उसमें काफी हेल्प हुई, क्योंकि उस दौरान ये रियलाइज किया गया कि इतने हाई लेवल पर, जुडिशरी लेवल पर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन फॉलो की जा रही है, और जिसके लिए एक बिल भी निकाला जा रहा है जो कि दोबारा अमेंड कर दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ब्रिटिशर्स, तो वो बेसिक लेवल पर तो कहाँ ही उनकी डिमांड्स पूरी होंगी। ठीक है जी। और इसी के चलते ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका भी जन्म हुआ 1885 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, सॉरी, इन स्टेट्स को आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए ऑफ देम एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो आपको पता ही है ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या है, और आपका किस किस तरीके से कौन कौन स्टेट्स में आपका लागू किया गया था। तो 3 स्टेट्स आपको यहाँ पर कौन कौन सी दी हैं, हैदराबाद, अवध और मैसूर। अब इन कोड्स के बेसिस पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जहां पर ये एक्सेप्ट किया गया। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट सीक्वेंस है 1, 3 एंड 2। सबसे पहले आपका हैदराबाद में किया गया था, फिर आपका मैसूर और फिर आपका अवध में। ठीक है जी। तो बेसिकली ब्रिटिश सब्सिडी सिस्टम क्या था कि इसके आधार पर ये कहा गया था कि जितने भी रूलर्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ब्रिटिश फोर्सेस को, और उन्हें पे करना पड़ेगा उनके एक्सपेंसेस और उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, और ये कंपलसरी किया गया था। इसके बदले में क्या होगा कि जो ब्रिटिश फोर्सेस होंगी वो उस पर्टिकुलर स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम देयर एनिमीज। तो काफी एक सब्सिक्वेंट रोल प्ले किया था इस सिस्टम ने ब्रिटिश के एक्सपेंशन में। तो किस तरीके से एक्सेप्टेंस हुई थी, सबसे पहले आपके जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने सितंबर 1798 एंड 1800 में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर आपके जो रूल ऑफ मैसूर थे 1799, फिर उस तरीके से जो आपके रूल ऑफ तंजौर थे उन्होंने 1799 में ही अक्टूबर मंथ में कर लिया था। नवाब ऑफ अवध ने नवंबर 1801, पेशवा जी ने दिसंबर 1801 में। बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। और जो होलकर्स थे वर द लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस इन 1818। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिमेंबर करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और बाकी ब्रिटिश का जो ये सब्सिडरी सिस्टम था इसके बारे में भी आपको पता होना तो जरूरी है ही, तभी आप ये चीज भी आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका वेलबी कमीशन था वो काफी फेमस है इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन से रीजंस थे वेलबी कमीशन के फेमस होने के लिए? एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिलेशंस बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, पुलिस रिफॉर्म्स, या फिर टू इंक्वायर इनटू द ड्रेन थ्योरी। अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इस कमीशन के बारे में। अगर आपने पढ़ा है बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि बेसिकली आपका ये टू इंक्वायर इनटू द ड्रेन थ्योरी, इसीलिए ये आपका काफी फेमस हुआ था। तो बेसिकली क्या इशू था कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक फेमस बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी का जिक्र किया था, जिसके चलते उन्होंने बताया था कि जो इंडिया की जो वेल्थ है वो सारी इंग्लैंड जा रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, सेविंग्स, पेंशंस, पेमेंट्स टू ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, जैसे कि हमने आपको बताया सब्सिडरी लाइंस के थ्रू भी, एंड प्रॉफिट्स ऑफ ब्रिटिश कंपनीज। इसी के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दे वर फोर्स टू अपॉइंट द वेलबी कमीशन, जिसमें दादा भाई पहले इंडियन थे उसके मेंबर की तरीके से, ताकि इस पूरे ड्रेन थ्योरी को इंक्वायर किया जा सके। ठीक है जी। तो ये थी आपकी बेसिक डिटेल्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली अपने करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, जैसे कि आजकल हमने नया इनिशिएटिव किया है
जहाँ पर हम डेली आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, और प्रीमिक्स तो आपका चलता ही रहेगा जहाँ पर हम रेगुलरली आपके प्री बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर उतना ही आपका रिवीजन होगा, उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे, और उतना ही बेहतर स्कोर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आएगा। तो आई होप आप में से सभी ने ही अच्छा स्कोर किया हो। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।